बच्चों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। इसका नाम है लघु बीजाणु जनन। क्या नाम है इसका? लघु बीजाणु जनन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर परिभाषा की बात करें तो पहले समझ लेते हैं हम इसको। ये प्रक्रिया कहाँ पर होगी? पराग कोश की लघु बीजाणु धानी में। कहाँ पर हो रही है? पराग कोश की लघु बीजाणु धानी में। यहाँ पर क्या उपस्थित होती हैं? द्विगुणित। कौन सी कोशिकाएं हैं ये? द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से। कौन सा विभाजन होगा? यहाँ पर विभाजन पे ध्यान देंगे। अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित। क्या होगा यहाँ पर? 4, ये संख्या फिक्स है। 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। और ये जो 4 अगुणित लघु बीजाणु हैं वो किस रूप में उपस्थित होते हैं? चतुष्क के रूप में पाए जाएंगे। मतलब 4 के समूह में पाए जाते हैं। तो अगर हम परिभाषा की बात कर ले अगर एक बार, तो पराग कोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं हम? लघु बीजाणु जनन। अभी थोड़ी सी लंबी है परिभाषा, लेकिन इससे सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि प्रक्रिया कहाँ हो रही है, कौन सी कोशिकाओं में हो रही है और इससे किस प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा और उनकी व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी, किस रूप में वो व्यवस्थित रहेंगे। तो ये निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहे हैं? लघु बीजाणु या परागकण आगे मैच्योर होके, परिपक्व होके क्या बन जाएंगे? वो परागकण बन जाते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि चतुष्क के प्रकार क्या हैं, कि चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं चतुष्कों के प्रकार। परिभाषा के बाद में हम देख रहे हैं सीधे, पहले परिभाषा के बाद देखेंगे प्रकार किस प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः ये 5 प्रकार के रहेंगे। तो पहला प्रकार जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चतुष्फलकीय। किस प्रकार की व्यवस्था होगी चतुष्कों की? चतुष्फलकीय। जैसा यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि अपन को यहाँ पर 3 लघु बीजाणु दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? 3 लघु बीजाणु दिखाई दे रहे हैं और ये इनके छोटे छोटे केंद्रक हैं। क्या है ये? केंद्रक। और ये जो है, जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? लघु बीजाणु। क्या है ये? लघु बीजाणु। और ये लघु बीजाणु आपस में चिपके हुए हैं इस संरचना के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं अपन? केलोस। क्या बोलते हैं इसको? केलोस या केलोस बोल देते हैं। तो केलोस क्या करती है? लघु बीजाणु 4 है ये, इनको आपस में जोड़े रखने का काम किसका होता है? केलोस का। और जब ये केलोस यहाँ से अपघटित हो जाएंगी, टूट जाएंगी, तो ये चारों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रकार से इनका क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। ये अपने मतलब परिपक्व हो जाएंगे, चारों अलग अलग हो जाएंगे, परागकण बन जाएंगे और फिर इनका क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा और ये अपनी परागधानी से निकलकर चले जाएंगे बाहर, दूसरे जो वर्तिकाग्र है उसकी खोज में निकल पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये संरचनाएं हैं। अब यहाँ पर आपको 3 सामने दिखाई दे रहे हैं, एक इसमें पीछे की तरफ होता है, इसलिए इसको क्या बोला हमने? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में क्या होगा कि जो 4 संरचनाएं होती हैं, मतलब 4 लघु बीजाणु है यहाँ पर, लेकिन दिखाई देंगे हमको 3 ही और एक पीछे की तरफ होगा। तो इस प्रकार ये क्या दिखाई देगा? आपको चतुष्फलकीय है। तो यहाँ पर एक तरफ से सिर्फ 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, चौथा पीछे की तरफ छुपा हुआ है। तो उदाहरण की बात करें तो इस तरह की जो व्यवस्था मिलेगी अपन को लघु बीजाणुओं के अंदर, वो किसमें दिखाई देंगी? द्विबीजपत्री पौधों में इस तरह की व्यवस्था दिखाई देती है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे प्रकार की, तो ये द्विबीजपत्री में किस प्रकार का पाया जाता है? तो हम क्या बताएंगे? चतुष्फलकीय प्रकार का पाया जाएगा। चतुष्क का प्रकार जो होगा कौन सा होगा? चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं लघु बीजाणु किसमें? द्विबीजपत्री पौधों में चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित रहेंगे। फिर हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं समद्विपार्श्व
जो आइसो बाइलेटरल प्रकार का चतुष्क देखते हैं। अगर अपन लघु बीजाणु व्यवस्था किस प्रकार की है, समद्विपार्श्व, मतलब इसमें जितने भी है लघु बीजाणु वो सब एक ही तल पर दिखाई दे जाएंगे, चारों एक ही तल पर व्यवस्थित हैं। उदाहरण की बात करें तो किसमें मिलता है, ये एक बीज पत्री पौधों में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाएगी। तो अगर हम प्रश्न पूछें कि एक बीज पत्री पौधों में किस प्रकार की चतुष्क पाए जाते हैं, तो समद्विपार्श्व प्रकार के, और द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो चतुष्फलकीय प्रकार के। तो चतुष्फलकीय में और समद्विपार्श्व में अंतर रहेगा। फिर इसके बाद हम तीसरे प्रकार की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो क्रोसित या डिकसेट टाइप का रहेगा। इसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण पर हैं। समकोण पर कैसे कि एक तो ऊपर वाला पेयर तो इस तरीके से है, मतलब दो ऐसे हैं, और मतलब दो ऐसे मान लो और दो ऐसे हैं, ठीक है, दो ऐसे हैं और दो ऐसे हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाले दो तो दिखेंगे अपन को, लेकिन नीचे वाला जो एक है वो पीछे छिप गया। क्या हो गया, नीचे वाला एक पीछे छिप गया। इस तरह से तो एक पीछे छिप जाता है, तो इस वजह से अपन को ऊपर तो दो दिखाई देंगे, और इसमें ये भी दो हैं, लेकिन इसमें एक पीछे की तरफ छिपा हुआ है। तो दो दो लघु बीजाणु जो है एक दूसरे के समकोण पर है। इसमें किस पर है, समकोण पर है, और उसमें से ऊपर के दो तो सामने नजर आएंगे, लेकिन नीचे वाले दो में से सिर्फ एक ही नजर आएगा, क्योंकि वो किधर है, समकोण पर स्थित है। इसलिए सामने से ये अपन को है तो ऐसे एक ऊपर का तो पूरा नजर आएगा, लेकिन नीचे का सिर्फ एक ही नजर आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है सिर्फ एक ही लघु बीजाणु, जबकि ऊपर दिखाई देंगे हमको दो लघु बीजाणु। तो इसे बोलेंगे अपन क्रोसित। क्या बोल दिया इसको अपन ने, एक तरह से क्रॉस करते हुए, तो इसको बोल दिया क्रोसित। उदाहरण की बात करें तो मैग्नोलिया प्लांट में, मैग्नोलिया के पौधे में इस तरीके का लघु बीजाणुओं का विन्यास पाया जाएगा चतुष्क के रूप में। फिर अगले की बात करते हैं टी आकार का। ठीक है, तो टी आकार का क्या है कि इसमें दो लघु बीजाणु तो अनुप्रस्थ हैं। किस तरह से, इस तरीके से अनुप्रस्थ हैं, दो दो, एक और दो। और दो लघु बीजाणु कैसे हैं, लंबवत, लंबाई में है। तो दो के बीच में तो लंबवत है ये, और दो कैसे हैं, अनुप्रस्थ हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमको यहाँ पर टी आकार में दिखाई देगा लघु बीजाणु का विन्यास। उदाहरण की बात करें तो एरिस्टोलोकिया में इस तरीके का विन्यास पाया जाएगा। किस तरीके का, टी आकार का विन्यास पाया जाता है एरिस्टोलोकिया के अंदर। फिर हम देखते हैं पांचवा प्रकार, रैखिक या लीनियर। तो सभी लघु बीजाणु एक रेखीय क्रम में है। किस क्रम में है, रेखीय क्रम में, एक सीधी लाइन में व्यवस्थित है। सारे के सारे एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला अपन ने, रेखीय क्रम में होते हैं, इसलिए बोलते हैं रैखिक या लीनियर। एक ही क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए सारे के सारे। जैसे उदाहरण किसमें मिलेगा, हेलोफिला के अंदर ये मिलता है। तो अगर हम बात करें कि हेलोफिला में किस प्रकार का मिलता है, तो रैखिक प्रकार का चतुष्क होता है। अगर हम बात करें एरिस्टोलोकिया में तो टी आकार का होता है। अगर हम बात करें मैग्नोलिया में तो क्रोसित प्रकार का होता है। तो इस प्रकार हमने देखे चतुष्क के व्यवस्था होने के चार प्रकार, चतुष्क की व्यवस्था के इस तरीके के 5 प्रकार पाए जाते हैं। अगले बिंदु की बात करेंगे, अपन अगला पॉइंट देखते हैं इस चैप्टर का। पराग कण की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स हम देखेंगे। उसके अलावा इसी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के अंदर हम इन दो बिंदुओं को भी कवर करेंगे, पराग किट और पराग एलर्जी के। तो सबसे पहले तो हम पराग कण की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो दिख रहा है अपन को ये सामान्यतः कैसी होगी संरचना, अगर हम देखें सामान्य से अगर बात करें यहाँ पर, तो इसकी संरचना जो होती है वो गोलाकार है। कैसी है, गोलाकार संरचना होती है। कईयों के अंदर अंडाकार, तो गोलाकार से अंडाकार हो जाए तो इतनी कोई खास बात नहीं होती है परागकणों के अंदर। तो गोलाकार या अंडाकार या ओवल शेप जो है ये संरचना दिखाई देगी। और हम अगर आकर देखें इसकी संरचना के अंदर सघन कोशिका द्रव होता है। कैसा होता है, सघन कोशिका द्रव। क्या होता है यहाँ पर, सघन कोशिका द्रव व केंद्रक यहाँ पर पाया जाएगा। सघन कोशिका द्रव व केंद्रक इनके अंदर उपस्थित रहेगा। तो एक बार हम इसकी संरचना को देख ही लेते हैं। ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये किसकी संरचना है, पराग कण की साधारण संरचना, सिंपल संरचना बनाने की कोशिश की है मैंने। तो यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे बाहरी जो लाल कलर वाली बनाई है अपन ने, इसको बोलते हैं इसकी बाह्य चोल। क्या बोलते हैं इसको, इसका बाह्य चोल हम बोल देते हैं। बाह्य चोल अंग्रेजी में बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं इसको, एक्साइन। क्या बोलते हैं इसको, एक्साइन।
बोल देंगे। और एक्साइन जो है वो एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ, एक कठोर पदार्थ होता है, उससे निर्मित होता है। इसकी अपन ने पहले भी चर्चा करी है कि स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से निर्मित होता है। और जो ये स्पोरोपोलेनिन पदार्थ है ये इसके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है ताकि ये सर्दी, गर्मी, बरसात या जो भी है उनको सहन कर पाए और ये अपने मार्ग पर आगे प्रशस्त रहे, आगे बढ़ता रहे। और कई जगहों पर ये भित्ति टूटी हुई है, ये जनन छिद्र है, जहां से क्या है ये जनन छिद्र, और इन जनन छिद्रों के द्वारा पराग, जो इनको जर्मिनेशन पोर भी बोलते हैं, और यहाँ से पराग नलिका बाहर निकलती है। इनकी संख्या 2 या 3 हो सकती है। क्या बोलते हैं इनको, जर्मिनल पोर। एक तरह से जर्मिनेशन होता है, पराग नलिकाएं यहाँ से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी बात की अपन ने बाह्यचोल की, इसमें चित्र भी दिख गया अपन को, जनन छिद्र जहाँ से पराग नलिका का निर्माण होगा। फिर बात करते हैं अंदर जो ब्लैक वाली लाइन नजर आ रही है, काली वाली जो नजर आ रही है, इसका क्या है, अंतःचोल। क्या है ये, अंतःचोल। इसको हम बोल देंगे इंटाइन। क्या बोल देंगे इसको, इंटाइन बोल देते हैं। और जो ये अंतःचोल है, ये अंतःचोल विशिष्ट प्रकार के पदार्थ जो सामान्यतः जो जैसे पादपों में मिलते हैं, तो यहाँ पर निर्माण करेंगे किसके द्वारा निर्मित होते हैं, ये पैक्टीन व सेलुलोज के द्वारा ये निर्मित होते हैं। पैक्टीन व सेलुलोज, तो पैक्टीन और सेलुलोज से निर्मित होते हैं अंतःचोल। अंतःचोल जो निर्मित हो रहा है वो किससे निर्मित हो रहा है, पैक्टीन और सेलुलोज को। और ये दोनों संरचनाएं जो हैं, जो इसके बाहरी सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करते हैं। और इस कोशिका द्रव को जो अंदर भरा हुआ है, किस कोशिका में भरा, अब इसके अंदर 2 कोशिकाएं हैं। 2 कोशिका अवस्था में परागकण जो है वो परागण के लायक होता है। तो इसकी एक कोशिका, जो ये बड़ी कोशिका है, ये काले काली जो अपन कोशिका द्रव नजर आ रहा है, ये कोशिका जो है, इस कोशिका का नाम है कायिक कोशिका। क्या नाम है इसका, कायिक कोशिका। कौन सी कोशिका है ये, कायिक कोशिका है। और ये जो कायिक कोशिका है, इस कायिक कोशिका के अंदर क्या होगा, इसको इधर ही प्रदर्शित कर देता हूं मैं। कायिक केंद्रक होगा ये, क्या होगा ये, कायिक केंद्रक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या होगा ये, कायिक केंद्रक यहाँ पर मिल जाएगा हमको। और ये जो कायिक केंद्रक है, ये कायिक केंद्रक और कायिक कोशिका आगे चल के निर्माण करेगी इसका, पराग नलिका का निर्माण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इन्हीं से ये मान लो कि पराग नलिका का निर्माण होगा। और फिर अगली कोशिका की बात करें अगर अपन, तो अगली कोशिका जो दूसरी कोशिका जो इसी के कोशिका द्रव में, किसी कोशिका द्रव में, ये जो कायिक कोशिका है उसी के कोशिका द्रव में तैरती हुई पाई जाती है। कौन सी कोशिका, उसको बोलते हैं अपन जनन कोशिका। और ये जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका से निर्माण होगा आगे चलकर 2 नर युग्मकों का, जो पराग किसमें होंगे, पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक होंगे, जो एक जनन कोशिका के माध्यम से आगे पहुंचेंगे। कहां पर पहुंच जाएंगे, ये आगे पहुंचेंगे कहां, ये जनन कोशिका के माध्यम से आगे पहुंच रहे हैं कहां पर, पराग कोश के माध्यम से कहां पहुंच रहे हैं, ये जनन कोशिकाएं आगे 2 नर युग्मक बनाती हैं। और ये जो 2 नर युग्मक है, वो 2 नर युग्मक आगे जाएंगे कहां पर, बीजांड के अंदर। और बीजांड के अंदर जाके अंड कोशिकाओं को निषेचित करते हैं। तो ये तो जनन कोशिका है और ये जनन कोशिका के केंद्रक हैं, जो आगे चलकर ये किसके बनाएंगे, नर युग्मक के केंद्रकों का निर्माण इनके द्वारा कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये विभिन्न संरचनाएं, ये जो विभिन्न संरचनाएं हैं यहाँ पर दिखाई देती हैं हमको। एक जो भी ये जो परागकण है उसके अंदर विभिन्न संरचनाएं पाई जाएंगी और ये विभिन्न संरचनाएं पाई जाएंगी जिनके अलग अलग कार्य, इन कार्यों को हम आगे और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और संरचना की बात करेंगे अपन, किसकी, पोलन किट की। अभी पोलन किट क्या होता है कि जो कीट परागित पुष्प होते हैं, कौन से, कीट परागित पुष्प,
उन कीट परागित पुष्पों में क्या होता है कि जनन छिद्र है उसके आसपास तेलीय पदार्थ पाया जाता है। एक क्या पदार्थ पाया जाता है? तेलीय पदार्थ पाया जाता है। और ये तेलीय पदार्थ विशिष्ट प्रकार की सुगंध पैदा करता है, ये विशिष्ट आकर्षण पैदा करता है ताकि कीट इसकी तरफ आकर्षित हो। तो ये जो तेलीय पदार्थ है पोलन किट, कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, कई मानते हैं और कई मानते हैं इसका कार्य स्पष्ट नहीं है, कई वैज्ञानिकों के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और कई उन्हें। और इस पराग किट का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार के कोशिका से होगा, किस प्रकार से उत्तक होता है? तो ग्रंथिल टेपिटम है, उस ग्रंथिल टेपिटम की सहायता से इस पराग किट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये पराग किट किसमें पाया जाएगा? कीट पराग पुष्पों में मिलता है। तेलीय पदार्थ और पुष्पों को आकर्षक बनाने में, सुगंध पैदा करने में मदद करेगा। अगली स्पेशल पॉइंट की बात करें तो पराग एलर्जी। तो पराग एलर्जी किस प्रकार से पैदा होती है? तो ये पराग कणों के अंदर विशेष प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं वो पाए जाते हैं इस स्थान पर। कौन से स्थान पर? ये जो दोनों जो बाह्य चोल और अंतर चोल है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप के अंदर प्रोटीन पदार्थ भरे हुए होते हैं। ये प्रोटीन पदार्थ जो होते हैं, ये प्रोटीन पदार्थों का काम क्या होता है? पराग स्त्रीकेसर जो संबंध है उनकी सहायता से, पराग स्त्रीकेसर जो संबंध स्थापित होते हैं उसकी सहायता से जब परागकण पहचानता है कि स्त्रीकेसर समान जाति का है और स्त्रीकेसर पहचानता है कि परागकण उसी जाति के हैं, तो उसमें ये प्रोटीन मदद करते हैं जो यहाँ पर भरे हुए होते हैं और फिर जाके पराग नलिका का निर्माण होता है। लेकिन ये जो प्रोटीन है ये जब बाह्य चोल जो है अवशोषित करके, नमी को अवशोषित करके फट जाता है और प्रोटीन यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो ये प्रोटीन जब मनुष्यों के संपर्क में आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एलर्जी उत्पन्न होती है। एलर्जी किस प्रकार से उत्पन्न होगी? जैसे लाल त्वचा हो जाती है, चकत्ते बन जाते हैं, तो इस प्रकार से आंसू आने लगते हैं, पानी निकलने लगता है नाक से, मुंह से, आंखों से। तो इस प्रकार की एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, तो उससे क्या बोलते हैं अपन? पराग एलर्जी बोलते हैं। तो किस वजह से हो रही है? इस प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से ये होता है। और जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि पराग एलर्जी भी पैदा होती है पराग कणों के माध्यम से, और जो प्रोटीन जिम्मेदार होता है पराग स्त्रीकेसर अंतरक्रिया के लिए, वो ही इस काम के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा पराग टेबलेट्स बनती हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जी वाली होती है, उनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा उपस्थित होती है। किसके अंदर? पराग टेबलेट्स के अंदर। तो वो इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत प्रभाव से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा पराग कणों के द्वारा विशिष्ट संरचना बनती है। उस एक और विशिष्ट संरचना का निर्माण होगा। उस विशिष्ट संरचना को नाम देंगे हम यहाँ पर पराग पिंड। किस संरचना का निर्माण होता है? पराग पिंड का निर्माण भी होता है। और इस पराग पिंड को इंग्लिश में बोल देते हैं पोलिनियम। और ये पोलिनियम कैसी संरचना होती है? एक इस तरीके से मान लीजिए पराग पिंड जो है इस तरह की संरचना होती है। ये पराग पिंड, इसके अंदर परागकण भरे हुए हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर पराग कण भरे हुए रहेंगे। इस तरह की संरचना है पराग पिंड। इसके अंदर क्या भरे होते हैं? पराग कण। और जो ये पराग कण है इसके अंदर क्या भरे होते हैं? पराग कण इस पराग पिंड नामक संरचना में। और यही पराग पिंड जो है परागण के समय काम आती है और पराग कणों को लेके ये उड़ जाएंगे। यहाँ से ये पराग कणों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होते चले जाएंगे। तो किसमें होता है इस तरह की संरचना? कौन से पदार्थ में? जो अपना आंख होता है, आंकड़ा, उसको बोलते हैं केलोट्रोपिस, उसके अंदर इस संरचना पाई जाएगी। ये क्या है? पराग पिंड है। और इन पराग पिंडों के अंदर क्या भरे हुए हैं? परागकण। और ये परागकणों को इस तरीके से, इस प्रकार की संरचना के द्वारा स्थानांतरित करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इस संरचना क्या बोल देंगे अपन? पराग पिंड बोल देंगे। इसी तरीके से कुछ पौधों में
एक और विशिष्ट संरचना पाई जाती है, उस विशिष्ट संरचना को नाम दिया है संयुक्त। इस संरचना का नाम दे दिया है संयुक्त परागकण। संयुक्त परागकण जैसे ड्रोसेरा और टाइफा, ये जो पादप है ड्रोसेरा और टाइफा पादप में क्या होता है कि जो परागकण चतुष्क हैं, परागकण चतुष्क, तो कई सारे जो परागकण चतुष्क हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक संरचना का निर्माण कर देते हैं। उस संरचना को क्या बोल देंगे अपन? संयुक्त परागकण। क्या बोल देंगे उस संरचना को? संयुक्त परागकण। जहां पर क्या हो रहा है कि कई सारे, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कई सारे परागकण चतुष्क आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं? संयुक्त परागकण का। ऑफरी है ऐसे कैसे स्थानांतरित हो जाएगा किसके अंदर? कौन से पादप हैं ये? पादप कौन कौन से? ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर संयुक्त परागकण पाया जाता है। इसी प्रकार से कुछ पादपों के अंदर बहुबीजाणुकता, एक और विशिष्ट प्रकार की बात करते हैं, बहुबीजाणुकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुबीजाणुकता। और इनमें क्या होता है कि जो चतुष्क है उस चतुष्क में 4 से अधिक, चतुष्क में क्या हो जाएगा? 4 से अधिक परागकण होते हैं। परागकण चतुष्क में 4 से अधिक परागकण पाए जाएंगे तो इसको क्या बोल देंगे? बहुबीजाणुकता या पॉलीस्पोरी बोल देते हैं। तो इस प्रकार ये विभिन्न प्रकार के परागकण देखे अपन ने, विभिन्न प्रकार के परागकणों की व्यवस्था देखी और परागकणों की संरचना देखी। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार के ये परागकण के पादपों में विभिन्न प्रकार